हेलो लॉजिस्टियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो हिंदी में करेंगे। जो वीडियोस हमने पहले ही इंग्लिश में बना चुकी है उसी को ही हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करते हैं प्रोक्योरमेंट से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब हम रॉ मटेरियल्स को खरीद रहे हैं। तो जब खरीदते हैं उसके दो प्रोसेस होते हैं। प्रोक्योरमेंट हैव टू पार्ट्स। वन इज बाइंग। बाइंग मतलब खरीदना, परचेसिंग। एंड सेकेंड इज सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब एक सही जगह से खरीदना। ओके, सो उन दोनों का डिफरेंस देखना चाहो तो प्रोक्योरमेंट जो होता है वो एक रिलेशनशिप फोकस होता है, मतलब लॉन्ग टर्म चलता है। तुम सप्लायर से अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो ताकि तुम्हें अच्छा प्राइस मिले। जबकि परचेसिंग जो होता है वो ट्रांजैक्शनल फोकस होता है, वो एक ही बार होता है, एक बार खरीदा बस खत्म। जो प्रोक्योरमेंट होता है वो रिसर्च बेस में होता है, क्योंकि तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो, अपने वेंडर या सप्लायर के बारे में रिसर्च करते हो कि वेदर ही, मतलब वो वेंडर या सोर्स तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने के लायक है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं। ओके, सो वो तुम चेक करते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो। तो ये एक रिसर्च और स्ट्रैटेजिक परचेसिंग होती है। जबकि जो परचेस होता है वो डायरेक्ट बाइंग, तुम्हें क्योंकि एक ही बार खरीदना रहता है तो यू डोंट थिंक मच। देन आता है परचेसिंग इज लाइक कि हम एक रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स अ रिएक्टिव प्रोसेस। बट जो प्रोक्योरमेंट होता है वो हम खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि हम खुद करेंगे, हमें खुद रिसर्च करनी पड़ती है, सप्लायर फाइंड करने पड़ते हैं, तो वो एक प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है। जो प्रोक्योरमेंट होता है वो वैल्यू बेस होता है। वैल्यू मीन्स आइटम का वैल्यू बेस होता है, नॉट ओनली मतलब सिर्फ प्राइस से रिलेटेड नहीं, बट वो क्वालिटी से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू बेस। लेकिन जो परचेसिंग होता है वो प्योरली प्राइस बेस होता है। ठीक है, तो ये है रहे दोनों के डिफरेंस। अब हम आते हैं कलार्जिक मॉडल पे, जो पीटर कलार्जिक नाम के प्रोफेसर ने बनाया था। एंड वो ये सोचते थे कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तब हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितना प्रॉफिट दे सकता है और उसमें हमें कितना रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, कि हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने 4 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट दिया है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशंस, मतलब 2 डायमेंशंस के ऊपर, रिस्क और प्रॉफिट इम्पैक्ट के ऊपर उन्होंने 4 कमोडिटी डिफाइन किया है, जिसे कहते हैं फर्स्ट नॉन क्रिटिकल आइटम्स, जिसे जनरल कमोडिटी भी कहा जाता है इन सम बुक्स। सो बेसिकली ये होते हैं लो रिस्क, जिसमें रिस्क भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। ओके, देन आता है अपना बॉटल नेक आइटम, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। देन आता है हम लिवरेज आइटम, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क कम होता है। एंड देन वी कम डाउन टू स्ट्रैटेजिक आइटम, जिसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज, मतलब जब भी हम प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली कर सके। तो पहला आता है नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब हमें वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए वो जानना, वो ही प्रोडक्ट क्यों चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन। देन आता है स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वेजिशन अबाउट योर प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली अच्छी से इवेल्युएट करते हैं कि हमें क्या क्वालिटी चाहिए, क्या ब्रांड चाहिए, कैसा मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, हर चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड हम उसे जानते हैं। देन आता है इन्वायरमेंट एनालिसिस। बेसिकली 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने खुद की कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स योर कॉम्पिटिटर्स, जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, और आउटसाइड जो भी तुम्हारे कंपनी से बाहर है, इन शॉर्ट। सो बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट को हम क्यों जज करते हैं, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, बट जब वो बाहर जाता है मार्केट में जाता है तब वो बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे है। तो इसी वजह से हमें हमारे प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए कि इंटरनली और एक्सटर्नली। बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं। पहला आता है स्वॉट। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटीज बाहर हमें मिल सकती है, और क्या थ्रेट है। थ्रेट मीन्स जिससे हमें डरना चाहिए। देन आता है पिस्टल।
दैट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, देन एनवायरमेंटल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए अगर हम एक्सटर्नली लॉन्च कर रहे हैं तो क्या इनमें से कोई इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, सब कुछ देखते हैं। देन आता है अपना इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस में हम बार्गेनिंग पावर, मतलब किसका पल्ला ज़्यादा भारी है, सप्लायर का या द कस्टमर का, किसका किसके पास में वो पावर है जो वो बार्गेन अच्छे से कर सकता है, वो चेक करते हैं। और ऑब्वियसली उसमें एक और एस्पेक्ट आते हैं कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो क्या इम्पैक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट पे, वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपना प्राइस मूवमेंट आता है कि हाँ प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रोक्योरमेंट, दिस इज इंटरनल, मतलब हम हमारे कंपनी के बेस पे करते हैं कि हमारी कंपनी किस वैल्यूज को फॉलो करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी अगर आई है एक्सटर्नली, एंड रिस्क एनालिसिस करते हैं। रिस्क एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती है एक्चुअली, और बहुत मेथड है उसे एनालाइज करने के लिए। कुछ बहुत फेमस मेथड्स है PDCA, दैट इज़ प्लान, डेवलप, कंट्रोल एंड एक्ट, विच इज़ ऑल्सो चेंज टू एडजस्ट। मतलब हम पहले प्लान करते हैं, उसे ही हम डेवलप करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही वो चल रहा है, और हम उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम उसे फिर एडजस्ट करते हैं। ये एक बहुत कॉमन साइकिल है। उसके अलावा हमारे पास में फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस भी आता है, एंड उसके अलावा हमारे पास में फिश बोन डायग्राम भी आता है, दैट इज़ ऑल्सो, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। देन जब हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑलरेडी हो गया है, हम समझ गए हमारे प्रोडक्ट का इम्पैक्ट मार्केट में और हमारी कंपनी में क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं हमारे सप्लायर की तरफ। ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर है, ये पूरा फोकस्ड है सोर्सिंग के ऊपर। सो अगर आपने पहले ही अपना टाइम इन्वेस्ट किया है सोर्सिंग पे, तो ये टाइम कम हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर में क्या होता है, बेसिकली तुम अपने सप्लायर्स को इवेल्युएट करते हो कि वो लीगली, फाइनेंशियली एंड टेक्निकली वो केपेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आगे वाला बंदा एक एजेंट है या एक्चुअली में रॉ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरर है। अगर एजेंट है देन दैट मीन्स कि शायद वो तुम्हारा लॉट नहीं संभाल पाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऑलरेडी संभाल सकता है, बट यस शायद। सो यू एटलीस्ट तुम एक बैकअप बना के रखते हो कि हाँ हमें ये कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में तुम कैटेगराइज करते हो अपने सप्लायर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिफर्ड वेंडर। कैटेगराइजेशन कैसी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। दिस इज जनरल एज पर द बुक्स। द कैटेगराइजेशन जो दी हुई है वो है, फर्स्ट इज प्रिफर्ड वेंडर। प्रिफर्ड वेंडर मतलब तुम्हारा रफ लिस्ट ऑफ वेंडर जो तुमने गूगल करके एग्जीबिशन से जो भी कैटेगराइजेशन रेफरेंसेस से निकाला है, उसी को ही तुम एवेल्युएट प्री क्वालिफिकेशन करके तुम क्वालिफाइड वेंडर पे आते हो। स्कोर कार्ड बना के तुम सर्टिफाइड वेंडर पे आते हो, एंड जो भी तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है या क्वालिफाइड नहीं होता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफाइड या ब्लैक लिस्ट वेंडर बन जाता है। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज है ऑफ अ वेंडर। ओके, सो यहाँ पे हम वही इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा कौन सा सप्लायर सबसे बेस्ट सप्लायर है, जिससे हम एक्चुअली नेगोशिएशन कर सकते हैं, जिसमें हम बार्गिन कर सकते हैं उसके साथ। देन फाइनली हम go to another step of bid and tenders. Bid and tenders means हम RFT, RFQ, that is request for quotation, request for tender, हम suppliers को देते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमें रेट्स आते हैं, एंड हम नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। हम एक सप्लायर को चूज़ करते हैं एंड देन वी गो अहेड, हम उससे परचेस ऑर्डर बना के दे देते हैं। सो बेसिकली ये हमारा प्रोसेस होता है नॉर्मली टू फॉलो कि हाँ कैसे हम प्रोक्योरमेंट कर सके। उसके अलावा हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, कि हमारी कंपनी के पॉलिसीज़ प्रोसीजर क्या है और क्या सर्विस लेवल हम चाहते हैं हमारी कंपनी का। देन हम उस पर नेगोशिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट और परचेस ऑर्डर बनाते हैं, LC भी बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद में जस्ट आता है हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करना है, मेक श्योर करना है कि हर एक चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो टाइम पे हो रही है, फॉलोअप्स करने हैं, मॉनिटर करना है कि कि हर चीज़ प्रॉपरली हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, डिलीवरी से लेके, इंस्पेक्शन से लेके, सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है।
सो ट्रबल शूटिंग एंड वेरिएशन मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर। इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट साइकिल। ये नॉर्मल जनरल साइकिल है जिसमें हम पहले जो हमने स्टेप्स पढ़ा है उसी के बीच में आ जाता है। पहले हम हमारे रिक्वायरमेंट्स डिराइव करेंगे, ठीक है, उसे पहचानेंगे, उसके बाद में अपना सोर्स फाइंड करेंगे, हमारे सप्लायर को ढूंढेंगे, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेस, और उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके कोटेशंस के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, प्रोसेस पीओ बनाएंगे, पीओ को मॉनिटर करेंगे, उसके बाद में गुड्स आएंगे, हम चेक करेंगे, फिर गुड रिसिप्ट देंगे कि हाँ हमें गुड्स मिल चुके हैं, इन्वॉइस आएगा, चेक करेंगे इन्वॉइस पीओ के साथ में मैच करता है कि नहीं, हाँ अगर मैच करता है, सब कुछ सही है, तो हम पेमेंट प्रोसेस कर देंगे, और ये साइकिल को कहते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल। अब आते हैं हम स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट पे। स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट एक स्टेप ऊपर है प्रोक्योरमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें हम ना कि हम सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर या हमारे सोर्स के ऊपर सोचते हैं, बल्कि हम मार्केट के बारे में भी सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जहाँ जिस मार्केट में जाएगा वो किस तरीके का मार्केट होगा, और हमें हमारे प्रोडक्ट को कैसे बनाना है कि वो मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट कर सके। सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट ये माइकल पॉटर ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बनाया था, और ही केम अप विथ, मतलब उसने जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल ड्राइव किया था, और जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल ऐसा कुछ दिखता है। तो इसमें उन्होंने दो मार्केट ड्राइव किए हैं, एक ब्रॉड मार्केट और एक नैरो मार्केट। प्रेजेंटली अभी निच मार्केट भी है, निच मतलब बहुत ही छोटे छोटे मार्केट जो तुम सोच भी नहीं सकते, स्टिल देयर इज अ मार्केट, ठीक है, ब्रॉड मार्केट और नैरो मार्केट। और उन्होंने दो एडवांटेजेस बताए गए हैं, दैट इज कि हम अगर हमारे प्रोडक्ट को सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं या सबसे यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम इन दोनों मार्केट को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो पहला आता है अपना जो ब्रॉड मार्केट में लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को अगर हम लेते हैं, तो बेसिकली मिलके बनती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। बिकॉज ये ब्रॉड मार्केट है और तुम्हारा प्रोडक्ट लो कॉस्ट में है, सो बेसिकली तुम वहाँ पे अपने कॉस्ट को लेके ऑन द टॉप हो, एज अ लीडर हो, सो इसलिए वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कहलाई जाती है। अगर वही ब्रॉड मार्केट में अगर तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई यूनिक आइडेंटिटी है या यूनिक ब्रांडिंग है या पैकेजिंग है या XYZ, उसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट को उसी तरह से प्रेजेंट करोगे। देन आता है अपना नैरो मार्केट। नैरो मार्केट में अगर लो कॉस्ट पे आता है तो उसे कहते हैं फोकस स्ट्रैटेजी, बिकॉज वहाँ पे एक तो नैरो मार्केट है, कस्टमर्स बहुत छोटे हैं, बहुत कम है, सॉरी, एंड देन वो कॉस्ट भी कम है, सो वो मच्छी बाजार बन जाता है, सो जहाँ पे वो बहुत ही फोकस होता है अपने कॉस्ट को लेके, हाई बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। और वही अगर तुम नैरो मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पे आते हो, तो वो हो जाता है फोकस स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो। इसका एग्जांपल मैक्सिममली हर स्टेशनरी किड्स के लिए जो होती है, फैंसी पेंसिल, रबर्स, ये सब फोकस स्ट्रैटेजी में आते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो प्रोक्योरमेंट के ऊपर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ये वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ मिस्टर डैनियल को, जिसने ये माइक मुझे गिफ्ट किया है, एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है ताकि मैं ये वीडियोज़ बना सकूँ। सो थैंक यू मिस्टर डैनियल, एंड फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।